हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उसकी क्या पॉलिसीज़, क्या फीचर्स थे, वो किस तरीके से वर्क करता था, उसके फैक्ट्स क्या थे, ये सब हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में क्या चेंजेस आए थे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम इस एक्ट को किस नेम से जानते हैं। तो ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, सैमफोर्ड रिफॉर्म, इसको हम लोग मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जो मॉन्टेग्यू थे उस टाइम के स्टेट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और जो चैम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम। इसलिए इस एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या किया गया था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मतलब कि जो स्टेट्स में लेजिस्लेचर हुआ करते थे, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे स्टेट को प्रोविंशियल बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर को सेंटर बोल रहे हैं। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे कि मतलब किस पे लॉ बनेगा, तो उस सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक रिजर्व सब्जेक्ट में और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट में। उससे पहले एक बात देख लो, यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। इस रिफॉर्म में क्या हुआ था, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब उनको ये अथॉरिटी दे दी गई थी कि सेंट्रल अपना पॉलिसी खुद बना सकता है, अपने सब्जेक्ट पे खुद लॉ बना सकता है, और जो प्रोविंशियल है वो अपने सब्जेक्ट पे खुद लॉ बना सकता है। लेकिन प्रोविंशियल में क्या हुआ था, प्रोविंशियल में जैसे हमने अपने पिछले ही एक्ट में देखा था कि वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब इंडियंस की एंट्री हो चुकी थी। तो इंडियंस अपने बेनिफिट के लिए ना लॉ बनाने लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो पार्ट्स में बांट दिया, एक रिजर्व्ड में, एक ट्रांसफर्ड में। रिजर्व में जो भी इंपॉर्टेंट थे उन्होंने क्या कर लिया, वो अपने अंडर ले लिए, और ट्रांसफर्ड क्या कर दिया गया, प्रोविंस के हाथ में दे दिया गया। तो रिजर्व्ड में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर अलोंग हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें जो गवर्नर होंगे या एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बना लेंगे, और वो क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, मतलब उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या होगा, आप पूछ के जो भी होगा आप पूछ के उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो। ठीक है, दिस सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज डायरेक्टरी। और इस जो ये सिस्टम था, इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, डायरेक्टरी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फीचर्स इसके क्या है, फीचर्स देख लेते हैं। ये तो था फैक्ट्स जो कि आपको जानना ज़रूरी था। अब इसके फीचर्स हम देखेंगे। देखो, बजट से रिलेटेड इसमें क्या फीचर्स आया था कि प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड फॉर सेंट्रल बजट। ठीक है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट को अपना बजट बनाने की परमिशन दे दी गई, और सेंट्रल क्या करेगा, अपने बजट्स बनाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर इन पावर टू इनेक्ट देयर बजट। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये बोल दिया गया कि आप स्टेट्स के लिए खुद क्या करो, बजट प्रिपेयर करो। प्रोविजंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसी एक्ट के तहत क्या आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग यूपीएससी के नाम से अब जानते हैं। तो ये क्या हुआ था, 1999 में ही आया था। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वॉज सेटअप इन लंडन। अब क्या किया गया, जो हाई कमिश्नर का ऑफिस था वो भी लंदन में क्या किया गया, यहाँ पे सेट किया गया, वहाँ सेटअप किया गया लंदन में हाई कमिश्नर का। और इनको पावर्स क्या दी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी पावर क्या की गई, ट्रांसफर्ड कम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू कमिश्नर। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके कुछ फंक्शंस को, उनके कुछ पावर्स को क्या कर दिया गया, अब कमिश्नर को दे दिया गया था। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो आप लेजिस्लेचर में इसमें कितने पार्ट हैं। तो देखो,
फर्स्ट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रिप्लेस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो सेंटर लेवल पे था, वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर बन गया था। मतलब जैसे कि यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा है, वहाँ पे अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया गया था, और लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इन दो पार्ट में बांट दिया गया था, और इन दो पार्ट को बांटने को हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स फॉर लेजिस्लेचर। यहाँ पे पहली बार 1999 में क्या हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। लेजिस्लेचर के मेंबर्स को क्या हो सकते थे, वो अब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। लेकिन फ्रेंचाइजी वॉज लिमिटेड टू एफ्लुएंट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये नहीं था कि सबको वोटिंग राइट दे दिया गया था। क्या होता है, वो प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के बेसिस पे उनको वोटिंग राइट दिया गया था कि जो लोग इतने पढ़े लिखे होंगे, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी या जो इतना टैक्स देते होंगे, वही लोग सिर्फ वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर, यहाँ पे क्या कर दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए या यूरोपियंस के लिए, इन चारों के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।